अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वर्ल्ड वॉर वन देखा था, ख़त्म हो गई। वर्ल्ड वॉर वन के कॉजेज़ क्या थे और ब्रिटेन के आफ्टर इफ़ेक्ट्स उस वॉर के ब्रिटेन पर क्या थे। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जैसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशंस का क़याम अमल में आया, इसी तरह वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस, इसका क़याम भी अमल में आया। तो इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली स्ट्रक्चर जो लीग ऑफ नेशंस का था, उसकी क्या मेन प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस थी और कौन सी साइड ऑर्गेनाइजेशंस थी जो उसके साथ जिनका क़याम अमल वजूद में आया। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे लीग ऑफ नेशंस के, और लास्टली हम सक्सेसेस और फेलियर्स पे नज़र डालेंगे और अल्टीमेटली देखेंगे कि किस तरह वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर जो लीग ऑफ नेशंस थी वो एक तरह से नाकारा इदारा बन गया, उसकी इंटरनेशनल एरेना के अंदर इतनी हैसियत नहीं रही। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक बात करने की ज़रूरत है, वो ये है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो था, एक इंटरनेशनल बॉडी इस्टेब्लिश करने की सूरत में हमारे सामने ये अमल कब से होता हुआ नज़र आता है। तो हमें नज़र आता है कि जब नेपोलियनिक वॉर्स ख़त्म हुई तो हमारे सामने वो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, जिसमें मेजर पावर्स थी और उन्होंने यूरोप को किस तरह नेपोलियन के बाद आपस में डिवाइड किया, हमें वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं 1815 के अंदर। तो ये कोई नई कोशिश नहीं थी कि एक इंटरनेशनल तरह से, और ऑर्गेनाइजेशन तो ये पहले ही बनी थी। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप में तो सिर्फ 4-5 ममालिक थे जो मेजर पावर्स थी, वो आपस में मिलकर उन्होंने एक अमल जो है पीस की तरफ या फिर टेरिटोरियल रीसेटलमेंट की तरफ आने की कोशिश की। लेकिन लीग ऑफ नेशंस ने इसे एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड शक्ल दे दी। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री ट्रेस बैक करें इन एफर्ट्स की कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, बैनुल अक़वामी सतह पर कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए कोई बॉडी होनी चाहिए, तो उसकी हमें जो झलक है वो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप से ही नज़र आती है। ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन मैंने देखा था, एक्सप्लेन द मेजर efforts made by the League of Nations to resolve international issues in wide field। इसमें जो पहला पोर्शन है सवाल का, that is mostly dealing with the successes of the League of Nations which are minimal, but we'll discuss it and why it failed. There are a plethora of reasons why League of Nations failed and we'll discuss each one of them. एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको सिलेबस ओवरव्यू वाले लेक्चर में बताया था, हमारा ब्रिटिश हिस्ट्री का सिलेबस सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है। सेक्शन ए से आपको आते हैं टोटल पेपर में 4 सवाल, और आपने अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 2 सवाल। और सेक्शन बी से आते हैं आपको कितने, 3 सवाल, और आपने इसमें से भी अटेम्प्ट करने होते हैं 2 सवाल। सेक्शन बी का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन, ये इससे डील कर रहा है। और सेक्शन ए जो है, ये हम बातें पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारा सेक्शन ए का आखिरी लेक्चर है तो मैं इस चीज़ को रीएम्फेसाइज कर रहा हूँ सिर्फ। तो ये हमने देखा था कि किस तरह ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 से लेके ऑलमोस्ट 1918 तक आ जाता है जब वर्ल्ड वॉर वन हमारे पास ख़त्म होती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। लीग ऑफ नेशंस एक बैनुल अक़वामी इदारा था जो क़याम अमल में आया वर्ल्ड वॉर वन के बाद, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि इंटरनेशनली रीआर्ममेंट को रोका जाए, मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन कायम की जाए, और जो कॉमन इश्यूज थे इकोनॉमिक और सोशल, उनका मुकाबला करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी इस्टेब्लिश की जाए। इसका जो हेडक्वार्टर्स थे वो थे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और it was a forum that was established to resolve international disputes। Initially जो आइडिया पुट फोर्थ किया था वो अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने किया था अपने 14 पॉइंट्स में, जो उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस को एक आउटलाइन, एक चार्टर किया था, जब उन्होंने बताया था कि किस तरह जो है वो वर्ल्ड पीस इंश्योर किया जा सकता है। उन्हीं 14 पॉइंट्स में से लीग ऑफ नेशंस के क़याम भी एक तरह से, नाम तो एक तरह से उस वक्त जो है वो फाइनल नहीं था, लेकिन शक्ल जो है एक तरह से कि एक इस तरह का इदारा होना चाहिए, वो एक तरह से प्रपोज तब किया गया था। ऑल दो
अमेरिकन प्रेसिडेंट के चाहने के बावजूद जब लीग का क़याम अमल में आ गया तो अमेरिका ने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं की, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस को इसके आर्टिकल 10 पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनके ख्याल से आर्टिकल 10 फ्रिंजेस अपॉन द सॉवरेनिटी ऑफ अमेरिका एंड द कांग्रेस वाज नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ अमेरिका। यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को तमाम तर एग्जीक्यूटिव इख्तियारात अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, लेकिन अगर वो किसी बैनुल अक़वामी ट्रीटी या किसी बैनुल अक़वामी सतह पर किसी मुल्क के साथ कोई ट्रीटी करता है तो दैट ट्रीटी हैज टू बी और दैट एग्रीमेंट हैज टू बी रैटिफाइड बाय द अमेरिकन कांग्रेस। तो बेसिकली अमेरिकन कांग्रेस ने उसकी रैटिफिकेशन का जो अमल था उसे रोक दिया था। तो इसी वजह से अमेरिका जो है वो ज्वाइन नहीं कर सका। और इसी चीज़ जो विल्सन के 14 पॉइंट्स हैं, इन्हें कहीं अगर आप पढ़ें तो ये विल्सोनियन आइडियलिज्म भी कहा जाता है। इसके बाद जो लीग का हेडक्वार्टर्स थे वो जिनेवा और स्विट्ज़रलैंड में, जैसे हम पहले बता चुके हैं, वहाँ पर जो है वो कायम हुए। लेकिन वजह क्या थी कि स्विट्ज़रलैंड एक न्यूट्रल कंट्री था वर्ल्ड वॉर 1 में। उसने ना तो ब्रिटेन की साइड ली थी ना जर्मनी की साइड ली थी, तो वो एक न्यूट्रल पॉस्चर ही उसका था। तो एक ऐसी ही न्यूट्रल टेरिटरी को चूज़ किया गया लीग के हेडक्वार्टर्स के लिए, ताकि लीग की अपनी कोई इंक्लिनेशन जो है वो ज़ाती शो ना हो, किसी मुल्क से करीब कुर्बत जो है उसकी वो शो ना हो। ओवर टाइम देयर वाज अ चेंज इन द मेंबरशिप ऑफ द लीग। अच्छा, इनिशियली तमाम ममालिक ने इसको ज्वाइन, इसकी मेंबरशिप को नहीं किया। उस वक्त इतने ममालिक इंडिपेंडेंट भी नहीं थे, जैसे बर्रे सगीर पाको हिंद देखें आप, ये 1947 में जाके हुआ है। मलाया, जिसे मॉडर्न मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया कहते हैं, ये 1950s और 60s में जाके इनकी इंडिपेंडेंस हुई है। इसी तरह अफ्रीकन इंडिपेंडेंस भी हमें यहीं पे इन्हीं अरसे में नज़र आती है। यूरोप, ऑल्दो यूरोप में काफ़ी ममालिक या फिर बाल्कन पेनिनसुला में काफ़ी ममालिक इंडिपेंडेंट थे इस पॉइंट पर, तो इसकी मेंबर भी इनिशियली ग्रो करी, लेकिन बाद में मेजर कंट्रीज़ ने इससे मेंबरशिप से एक तरह से पीछे हट गए। उसमें मेजर मेंबरशिप एक जर्मनी है, जिसने 1926 में लीग की में जो है मेंबरशिप इख्तियार की, लेकिन 1933 में उसने मेंबरशिप को छोड़ दिया। इसी तरह यूएसएसआर है, जिसने 1934 में इसकी मेंबरशिप इख्तियार की और उसको एक्सपेल कर दिया गया 1939 में ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ फिनलैंड। अब आपने देखा कि किस तरह जब मेजर पावर्स जो थी उस वक्त की, जर्मनी हो गया, सोवियत यूनियन होगी, इवन इटली या फिर जापान, ये 1930s के अंदर ग्रेजुअली इनको या तो एक्सपेल कर दिया गया या फिर इन्होंने लीग की मेंबरशिप छोड़ दी। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये चारों जो पावर्स थी या फिर तीनों जो पावर्स मेजरली थी, रशिया तो वर्ल्ड वॉर 2 में इनके साथ नहीं था, जर्मनी, इटली और जापान, इन्होंने कोलैबोरेट किया और मेजरली वर्ल्ड वॉर 2 जो है एक जर्मन एक्शन की वजह से ही जाके शुरू होती है। वो आगे हम कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 में मेजरली देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि किस तरह वो मेंबरशिप जो थी वो बड़ी लिमिटेड रह गई थी और वो सिंगल आइडियोलॉजी वाले जो नेशंस थे वो उन्हीं की रह गई थी, जिनका उस पॉइंट पे कोई क्लैश एक तरह से जो है वो सामने एविडेंट नहीं था। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे लीग के? स्टॉप फ्यूचर वॉर्स, डिसआर्मामेंट, कि जो स्टॉक पाइल तमाम ममालिक एक दूसरे के खिलाफ बिल्ड कर रहे थे, एक दूसरे को आम ममालिक कर रहे थे, ये आर्मामेंट को जो है वो स्टॉप किया जाए। फ्यूचर वॉर्स को स्टॉप किया जाए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंकरेज किया जाए। और तीसरी सतह पर इम्प्रूव सोशल कंडीशंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मोस्टली ये ऑब्जेक्टिव्स रिजेंबल करते हैं कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को भी, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशनल शक्ल की हैसियत नहीं थी, उसकी सिर्फ एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई थी जिसमें 4-5 बड़े ममालिक जो थे आपके यूरोप के वो शामिल थे। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, लीग के स्ट्रक्चर की तरफ। ये बड़ा रिजेंबल करता है जो मॉडर्न डे यूनाइटेड नेशंस है उसका स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है और एक सेक्रेटेरिएट है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल लीग से ही जो है एक तरह से उसकी का लीग का ब्लूप्रिंट था और उसको उठा के यूनाइटेड नेशंस में जो है एक तरह से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। तो मेजरली जनरल असेंबली हमारे पास पहले थी, जो कि आज भी यूएन जनरल असेंबली जिसे कहते हैं। इस यूएन जनरल असेंबली के अंदर भी तमाम ममालिक को मेंबरशिप दी जाती है और तमाम ममालिक के पास एक ही वोट होता है और जो जनरल असेंबली होती है वो डिसाइड करती है कि नए मेंबर्स को क्या एडमिट किया जाना चाहिए कि नहीं,
और सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर से वोटिंग भी जो है जनरल असेंबली के अंदर ही होती है। इसी तरह कोई ममालिक में करारदाद पेश की जाए किसी बैनुल अक़वामी इशू पे, जैसे राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी या फिर इसी तरह की प्लूरलिस्टिक वैल्यूज पे अगर कोई करारदाद पेश की जाए तो वो भी जनरल असेंबली ही पास करती है। ऑल्दो वो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास है सैंक्शंस वाली, वो तो कैरी नहीं करती, लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में या इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्फीयर में उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले नंबर पे जनरल असेंबली, दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल और तीसरे नंबर पे इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो कि इसका सिविल सर्विस का आर्म था। तो जनरल असेंबली में तमाम ममालिक को मेंबरशिप दी जाती थी और हर ममालिक को 3 रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। हर मुल्क का एक सिंगल वोट था। और ये कुछ जनरल असेंबली के हमारे पास फंक्शंस हैं, जिसमें एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, पीरियोडिक इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द काउंसिल, और तीसरा कि जो बजट होगा लीग का वो भी जनरल असेंबली कंट्रोल करेगी। दूसरी सतह पर हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखते हैं। मॉडर्न डे यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमें इसकी मैनिफेस्टेशन नजर आती है। तो लीग के अंदर भी यही था कि डिसीजंस हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल की यूनानिमिटी पर बेस करते थे, लेकिन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमने देखा कि किसी भी बहस को कोई एक मुल्क वीटो कर सकता है। परमानेंट मेंबर्स को इख्तियार है कि वो किसी भी वोटिंग को वीटो कर सकते हैं। जैसे रशिया के कश्मीर के ऊपर रशिया ने बारहा जो है चीज़ों को वीटो किया है, सीरिया के ऊपर रशिया ने बारहा चीज़ों को वीटो किया है, या फिर जो अपने इश्यूज होते हैं या फिर अब जो उनकी फॉरेन पॉलिसी से मेजरली अलाइंड होते हैं P5 कंट्रीज जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो उनको बारहा ममालिक जो हैं जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होते हैं उन्हें वीटो कर देते हैं। लेकिन लीग के स्ट्रक्चर में 4 परमानेंट और 4 ही नॉन परमानेंट मेंबर्स को 3 साल मुद्दत के लिए इलेक्ट किया जाता था। इलेक्ट जनरल असेंबली करती थी। इसके अलावा परमानेंट सेक्रेटेरिएट है जो कि लीग का एक सर्विस सिविल सर्विस का जो एक तरह से आर्म है वो एक उसकी तौर पे एक्ट करता था। और जो सेक्रेटरी जनरल होता था यूनाइटेड नेशंस में, जिस तरह सेक्रेटरी जनरल होता है वो बेसिकली जो सेक्रेटेरिएट है उसे हेड करता है। लीग में भी इसी तरह था, जो सेक्रेटरी जनरल होता था, और जनरल असेंबली जो है वो बेसिकली सेक्रेटरी जनरल को इलेक्ट करती है। तो वो ही जो है इसका जो सेक्रेटेरिएट होता है उसके जो डे टू डे वर्किंग्स होती हैं उन्हें देखता है। इसके अलावा भी 2 मेन बॉडीज इस्टेब्लिश हुई, जिसमें एक परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे मॉडर्न उसकी फॉर्म में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, जिस यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस्टेब्लिश हुई, जिसका जो एक तरह से हेडक्वार्टर जिसे हम कहते हैं वो एक नेदरलैंड्स के अंदर एक शहर है हेग, उसके अंदर है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का नाम जैसे दिया जाता है, ये भी एक तरह से लीग ऑफ नेशंस का ही, ILO तो अभी भी एग्जिस्ट करता है। फिर लीग का एक मैंडेट सिस्टम था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत ज़्यादा टेरिटरीज थी जो कि एक तरह से खाली पड़ी हुई थी, जिनके ऊपर किसी सॉवरेनिटी असर्ट करने वाला एक तरह से कोई नहीं था, या फिर जो कंटेस्टेड टेरिटरीज थी 2 या 3 ममालिक के दरमियान। तो मैंडेट सिस्टम इसीलिए लाया गया कि वो जो तमाम तर टेरिटरीज थी जो डिस्प्यूटेड थी और देवर अंडर एनी कॉन्फ्लिक्ट, उन्हें जो है लीग ऑफ नेशंस के सुपुर्द कर दिया गया और वो उस चीज को मैंडेट सिस्टम का नाम दिया गया। इसमें हमें पता है कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो पावर्स हारी थी वो जर्मनी थी और मेजरली हमारा ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर की बहुत ज़्यादा टेरिटरीज बाल्कन पेनिनसुला में थी, अफ्रीका में थी, और टर्की के अराउंड भी बहुत ज़्यादा उनका जो है ममालिक पर असर रसूख था। तो वो तमाम तर टेरिटरीज जो है वो खाली हो गई। इसी तरह मिडिल ईस्ट के अंदर ऑटोमन एम्पायर की बेसिकली जो सारी तमाम टेरिटरीज थी वो भी थी, और जर्मनी। दिस सिस्टम वॉज इंक्लूडेड इन द कॉवेनेंट in order to set regulations pertaining to territories transferred between countries। मतलब जो लीग ऑफ नेशंस का कॉवेनेंट था, जो चार्टर जिसके थ्रू वो एस्टैब्लिश हुई थी, ये मैंडेट सिस्टम को उसमें इंक्लूड किया गया था ताकि इन जो लीग है वो उनका फैसला कर सके। और यही मैंडेट सिस्टम जब UN बना तो UN ट्रस्टीशिप काउंसिल की शक्ल इख्तियार कर गया। और फिलहाल तो ट्रस्टीशिप काउंसिल एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। आई गेस 1990s में ये 3 में या फिर 4 में, जहाँ तक मुझे याद है, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल आपकी ख़त्म हो गई थी। द सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द नेटिव्स ऑफ दीज टेरिटरीज फॉर सेल्फ रूल। मतलब अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश वो तमाम ममालिक करें
और उन्हें इसी सतह पर अगर कोई भी मदद चाहिए तो वो लीग ऑफ नेशंस के प्लेटफॉर्म के थ्रू की जा सके। और दिस सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय द यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। सक्सेसेस ऑफ द लीग, इसमें कोई ज़्यादा सक्सेसेस लीग ने इतने छोटे अरसे में, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड के अराउंड ही लीग का जो है वो टेन्योर रहा था, तो इसमें कोई मेजर सक्सेसेस नहीं थे। लेकिन एक आइलैंड डिस्प्यूट था। ये आइलैंड है फिनलैंड एंड स्वीडन। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो आइलैंड की ओनरशिप थी वो फिनलैंड को ट्रांसफर हो गई, लेकिन आइलैंड के अंदर जो मेजर पॉपुलेशन थी वो स्वीडिश थी। तो लीग ऑफ नेशंस ने इसका ये फैसला किया कि यहाँ पे जो उन्होंने ये फैसला किया कि टेरिटरी रहेगी तो फिनलैंड के अंदर, लेकिन आइलैंड पे ऑटोनोमस रूल होगा। मतलब फिनलैंड की सेंट्रल असेंबली उस पर कोई रूल जो है वो, या फिर कोई एग्जीक्यूटिवली उस पर कोई असर रसूख नहीं रखेगी। जो आइलैंड के लोग जिन लोगों को इलेक्ट करेंगे वो ही अपना जो है अपने जो पॉलिटिकल अफेयर्स या इकोनॉमिक अफेयर्स रन करने में जो है वो एक तरह से कह लें खुद कफील होंगे। लेकिन टेरिटरी रहेगी जो है वो फिनलैंड के अंदर। तो ऐसी बहुत सी टेरिटरीज हैं, आप पॉलिटिकल साइंस में या करंट अफेयर्स में भी पढ़ते होंगे, तो ये आइलैंड एक केस स्टडी आपके लिए बन सकती है। इसको थोड़ा सा मजीद आप देखें, लेकिन यहाँ पे सक्सेसेस है, लीग ने ये इंश्योर किया और इसको माना भी गया। है ये टेरिटरी आज भी फिनलैंड के अंदर, बट दैट इज ऑटोनोमस, उसकी गवर्नमेंट ऑटोनोमस है, उसके लोग ही जो मेजरली स्वीडिश डिसेंट से ताल्लुक रखते हैं वो इलेक्ट करते हैं। फिर 1925 के अंदर ग्रीस और बल्गेरिया का एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आया जिसमें कुछ बॉर्डर स्कर्मिशेस हुई। तो इनिशियली यहाँ पे ये हुआ था कि जो अब ग्रीस और बल्गेरिया के जो ताल्लुकात थे बल्गर्स के, वो बाल्कन वॉर्स के बाद से ही खराब थे। तो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट था इनका किसी इलाके के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीस ने एक तरह से पहले एक्शन लिया और बल्गर्स की टेरिटरी में जाके वो टेरिटरी भी एक तरह से चंद कैप्चर किया और उनके सोल्जर्स को जो है वो भी कुछ जो बेसिकली बल्गर्स सोल्जर्स को भी एक तरह से वहां पे मारा गया। तो हुआ क्या कि बल्गेरिया ये मैटर लीग ऑफ नेशंस में ले गया और ये जो लीग ऑफ नेशंस ने इस पे फैसला किया वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट या बाउंड्री डिस्प्यूट भी माना गया। और क्योंकि बल्गेरियन सोल्जर्स को किल किया गया था तो उसकी जो एक तरह से कह लें एक इंडेमनिटी बनती थी रुपयों की शक्ल में, वो भी एक फाइन ग्रीस पर इम्पोज किया गया और ये माना गया। फिर उसके बाद से वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट पे जो भी लीग ऑफ नेशंस ने फैसला किया वो दोनों साइड्स ने माना। फिर लास्टली हम देखते हैं मौसूल बाउंड्री डिस्प्यूट का। हमने देखा था कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर ये तमाम टेरिटरीज आती थी, लेकिन जब ऑटोमन से एम्पायर से ये टेरिटरीज अलहदा हो गई तो टर्की और इराक के दरमियान ये डिस्प्यूट बना कि उनकी जो बाउंड्री जो है वो जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक डिस्प्यूट की शक्ल इख्तियार किया गया है, तो वो भी एक तरह से टर्की और इराक के दरमियान भी बाउंड में ये चीज़ डिस्प्यूट बनी, जिसमें लीग ने फैसला किया कि इराक, टर्की और ब्रिटेन के दरमियान जो है वो ट्रीटी साइन की गई और मौसूल को जो है वो एक इराक का ही पार्ट डिक्लेयर किया गया। तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो लीग ऑफ नेशंस ने फैसला किया, तीनों साइड्स ने इस पर माना भी और मौसूल को इराक का पार्ट भी डिक्लेयर किया गया। अब फेलियर्स ऑफ द लीग में हम देखते हैं कि सबसे पहला फेलियर है कि रूअर वैली में the French and Belgians occupied Ruhr, which was under Weimar Germany, when the latter was unable to pay reparations according to the Treaty of Versailles. जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी पर कुछ सैंक्शंस इम्पोज की गई थी, कुछ फाइन्स इम्पोज किए गए थे, तो जब जर्मनी वो फाइन्स पे करने से कासिर रहा तो फ्रेंच और बेल्जियंस ने उनकी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया, जिससे एक तरह से एक गलत सेंटिमेंट पास ऑन किया गया। और लीग ने यहाँ पे फ्रेंच और बेल्जियन एक तरह से इंपीरियलिज्म इसको कह लें, या फिर एक तरह से उन्होंने वीकर स्टेट में जर्मनी को देखा, तो उन्होंने अपना एक तरह से ऑक्यूपेशन जो है वो एक कायम की एक जर्मन टेरिटरी की। तो लीग बेसिकली लीग को इसका फैसला करना चाहिए था, लेकिन लीग को साइड लाइन करते फ्रेंच और बेल्जियंस ने खुद उस टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। उसके बाद हमें जो एक इंटर वॉर पीरियड है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान का जो पीरियड, इसमें हमें जर्मन इंपीरियलिज्म बढ़ता हुआ नजर आता है।
नाजिज्म और फैशिस्ट आइडियोलॉजीज का राइज नजर आता है, वो इसीलिए नजर आता है कि जर्मनी बहुत नाखुश था ट्रीटी ऑफ वर्साइल से, और उसे लगता था कि जो कंडीशंस है ट्रीटी की वो अगेंस्ट हैं जर्मनी के। तो जर्मनी ने जब हिटलर के आने के बाद अपना इंपीरियलिज्म शुरू किया, उसमें उसने बहुत सी टेरिटरीज को एनेक्स किया, जहां पे जर्मनी का कहना यह था कि ये ज्यूज जो कि सॉरी ज्यूज नहीं, जो कि जर्मन रेस से ताल्लुक जिन लोगों का था, उन वहां पर वो लोग भी इनहेबिट करते हैं उन टेरिटरीज को, तो ये जर्मनी के कंट्रोल में ही आनी चाहिए। तो राइनलैंड को उन्होंने 1936 में ऑक्यूपाई किया। इसी तरह ऑस्ट्रियन इन्वेजन हुई, और फिर ये तमाम इन्वेजन्स के बाद ब्रिटेन ने, इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम इंटर वॉर पीरियड को मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मजीद इन्वेजन, फिर म्यूनिक एग्रीमेंट वायलेट हुआ और फिर पोलिश इन्वेजन 1939 में हुई। ये वो टिपिंग पॉइंट था जहां पे ब्रिटेन ने कहा अब बस, अब हम भी आके लड़ेंगे, हम जर्मन इंपीरियलिज्म को रोकेंगे। फिर इटली की देख लें, उसने अबिसीनिया और अल्बेनिया को किस तरह इन्वेड किया। अब इसी तरह जापान की देख लें, उसने चाइना और मंचूरिया में जो है वो एक तरह से इन्वेजन्स की। अब जैसे ये इन्वेजन्स हुई तो लीग ने सैंक्शंस इंपोज की, लेकिन वो सैंक्शंस एक तरह से अप्लाई नहीं हो सकी क्योंकि यूएसए बाहर था। जब इटली पे सैंक्शंस इंपोज हुई तो फ्रांस ने उन सैंक्शंस को मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह क्योंकि जो है फ्रांस आता था कि वो इटली से सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट के अंदर आ जाए, जो कि पॉसिबल बाद में नहीं हो सका। तो लीग में एक तो मेजर कंट्रीज की प्रेजेंस नहीं थी लेकिन जब लीग कोई सैंक्शंस लगाती थी तो बाकी ममालिक उन सैंक्शंस को इम्पोज नहीं करते थे। तो इसके बाद ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट क्या थी। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट से मुराद कि वो जर्मनी को ब्रिटेन ने खुश करने की कोशिश की ताकि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो मेंटेन रह सके। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इकोनॉमिक सैंक्शंस कुड नॉट बी इन्फोर्स्ड एज मेनी कंट्रीज वर नॉट मेंबर्स ऑफ द लीग। एग्जांपल इसमें यूएसए की एक मेजर ग्लोबल पावर थी, लीग का मेंबर ही नहीं था। फिर मेनी स्टेट्स सच एज द यूएसए वर नॉट मेंबर्स ऑफ द लीग एंड नो इंटरनेशनल आर्मी और लीगल सैंक्शंस। कोई लीगल सैंक्शंस का मैकेनिज्म नहीं था। सैंक्शंस अगर इन्फोर्स जितनी भी होती थी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होती थी उस तरीके से। तो ये वो बुनियादी वजूहात बनी, लेकिन इन वजूहात की मजीद डिटेल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है, जिसमें हम इंटर वॉर पीरियड और ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट और इसको डिटेल में जाके हम चीज़ों को देखेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।